प्रस्तुत है ध्रुव स्वामिनी नाटक का द्वितीय अंक। एक दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों पर एक दालान, बीच में छोटी छोटी दो सीढ़ियां, उसी के सामने काश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन, बीच के दो खंभे खुले हुए हैं, उनके दोनों ओर मोटे मोटे चित्र बने हुए तिब्बती ढंग के रेशमी पर्दे हैं। सामने बीच में छोटा सा आंगन की तरह जिसके दोनों ओर क्यारियां हैं, उनमें दो चार पौधे और लताएं फूलों से लदी दिखलाई पड़ती हैं। कोमा धीरे धीरे पौधों की ओर देखती हुई प्रवेश करके, इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। देखकर आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं हैं, इनमें फूल जैसे मुकलित होकर ही रह गए हैं। खिलखिलाकर हंसने का मानो इन्हें बल नहीं। सोचकर ठीक, इधर कई दिनों से महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ नहीं आई, तो फिर इनकी चिंता कौन करता। उस दिन मैंने यहाँ दो मंच और भी रख देने के लिए कह दिया था, पर सुनता कौन है। सब जैसे रक्त से प्यासे, प्राण लेने और देने में पागल। बसंत का उदास और अलस पवन आता है, चला जाता है, कोई उस स्पर्श से परिचित नहीं। ऐसा तो वास्तविक जीवन नहीं। सीढ़ी पर बैठकर सोचने लगती है। प्रणय, प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी अस्पष्ट हो जाती हैं। अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं। तब वही, केवल वही हो पागलपन, भूल हो, दुख मिले, प्रेम करने की एक ऋतु होती है। उसमें चूकना, उसमें सोच समझकर चलना दोनों बराबर है। सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि में मूर्ख बनते हैं। तब कोमा, तू किसे अच्छा समझती है? गाती है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं, जो रस तू है लाया, मेरे प्याले में मद बनकर कब तू छली समाया। जीवन वंशी के छिद्रों में तर बन कर लहराया, पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया, यौवन तेरी चंचल छाया। चुप होकर आंखें बंद किए तन्मय होकर बैठी रह जाती है। शकराज का प्रवेश हाथ में एक लंबी तलवार लिए हुए चिंतित भाव से आकर इस तरह खड़ा होता है जिससे कोमा को नहीं देखता। शकराज, खिंगिल अभी नहीं आया? क्या वह बंदी तो नहीं कर लिया गया? नहीं, यदि वे अंधे नहीं हैं तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपत्ति दिखाई देनी चाहिए। सोचकर विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं, हम लोगों को भी रक्त की नदी बहानी पड़ेगी। चित्त बड़ा चंचल हो रहा है, तो बैठ जाओ, इस एकांत में अपने बिखरे हुए मन को संभाल लूं। इधर उधर देखता है। कोमा आहट पाकर खड़ी है। उसे देखकर, अरे कोमा, कोमा। कोमा, हाँ महाराज, क्या आज्ञा है? शकराज उसे स्निग्ध भाव से देखकर, आज्ञा नहीं कोमा, तुम्हें आज्ञा न दूंगा। तुम रूठी हुई सी क्यों बोल रही हो? कोमा, रूठने का सुहाग मुझे मिला कब? शकराज, आजकल मैं जैसी भीषण परिस्थिति में हूं, उसमें अनमनस्क होना स्वाभाविक है। तुम्हें ये भूल न जाना चाहिए। कोमा, तो क्या आपकी दुश्चिंताओं में मेरा भाग नहीं? मुझे उसमें अलग रखने से क्या वह परिस्थिति कुछ सरल हो रही है? शकराज, तुम्हारे हृदय को उन दुर्भावनाओं में डालकर व्यथित नहीं करना चाहता। मेरे सामने जीवन मरण का प्रश्न है। कोमा, प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है।
जीवन का प्राथमिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। उससे उदासीन न होना चाहिए महाराज। शकराज, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था कोमा। मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। कोमा, संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर इस उपद्रव से अलग रह सकते थे। शकराज, यही तो मुझसे नहीं हो सकता। कोमा, अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय न करे तो क्या अच्छा नहीं है? शकराज चिढ़कर, ये शिक्षा देने का अभी समय नहीं है। मैं किसी से बड़ा नहीं हूं तो छोटा भी नहीं बनना चाहता। तुम अभी तक पाषाणी प्रतिमा की तरह वहीं खड़ी हो। मेरे पास आओ। कोमा, पाषाणी? हाँ राजा, पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं। उनमें मदिरा नहीं, शीतल जल की धारा बहती है, प्यासों की तृप्ति। शकराज, किंतु मुझे तो इस समय स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा ही चाहिए। कोमा स्थिर दृष्टि से देखती हुई, मैं ले आती हूँ, आप बैठिए। कोमा एक छोटा सा मंच रख देती है और चली जाती है। शकराज मंच पर बैठ जाता है। खिंगल का प्रवेश। शकराज, कहो जी, क्या समाचार है? खिंगल, महाराज, मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि हम लोगों के अवरोध दृढ़ हैं। उन्हें दो में से एक करना ही होगा, या तो अपने प्राण दें, अन्यथा मेरे संधि के नियमों को स्वीकार करें। शकराज उत्सुकता से, तो वे मान गए? किंगल, दूसरा उपाय ही क्या था? ये छोकरा रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने निकला था। उसे इन बीहड़ पहाड़ी घाटियों का परिचय नहीं मिला था, किंतु सब बातों को समझकर वह आपके नियमों को मानने के लिए बाध्य हुआ। शकराज प्रसन्नता से उठकर उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। तुम सच कहते हो? मुझे आशा नहीं। क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया? स्वर्ण के कलश में मदिरा लेकर कोमा चुपके से आकर खड़ी हो जाती है। किंगल, हाँ महाराज। उसने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्वीकार किया और ध्रुव स्वामिनी भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होती है। कोमा चौंक उठती है और शकराज प्रसन्नता से खिंगल के हाथों को झकझोरने लगता है। शकराज, खिंगल, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया। आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी। उनकी पराजयों का यह प्रतिशोध है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य हैं, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा ही बर्बरता के भी अनुकूल होगी। हाँ, मैंने अपने शूर सामंतों के लिए भी स्त्रियां मांगी थीं। खिंगल, वे भी साथ ही आएंगी। शकराज, तो फिर सोने की झांझ वाली नाच का प्रबंध करो। इस विजय का उत्सव मनाया जाए और मेरे सामंतों को भी शीघ्र बुला लाओ। खिंगल का प्रस्थान। शकराज अपनी प्रसन्नता में उद्विग्न सा इधर उधर टहलने लगता है और कोमा अपना कलश लिए हुए धीरे धीरे सिंहासन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। चार सामंतों का प्रवेश। दूसरी ओर से नर्तकियों का दल आता है। शकराज उनकी ओर ही देखता हुआ सिंहासन पर बैठ जाता है। सामंत लोग उसके पैरों के नीचे सीढ़ियों पर बैठते हैं। नर्तकियां नाचती हुई गाती हैं। अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलक घुंघराली है। लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। भरली पहाड़ियों ने अपनी झीलों की रत्नमयी प्याली झुक चली चूमने वल्लरियों से लिपटी तरु की डाली है। यह लगा पिघलने मानिनियों का हृदय मृदु प्रणय रोष भरा। वे हंसती हुई दुलार भरी मधुलहर उठाने वाली है। भरने निकले हैं प्यार भरे
जोड़े कुंजों की झुरमुट से इस मधुर अंधेरी में अब तक क्या इनकी प्याली खाली है। भर उठी प्यालियां सुमनों ने सौरभ मकरंद मिलाया है। कामिनियों ने अनुराग भरे अधरों से उन्हें लगा ली है। वसुधा मदमाती हुई उधर आकाश लगा देखो झुकने। सब झूम रहे अपने सुख में, तूने क्यों बाधा डाली है। नर्तकियां जाने लगती हैं। एक सामंत, श्रीमान, इतनी बड़ी विजय के अवसर पर इस सूखे ही उत्सव से संतोष नहीं होता, जबकि कलश सामने भरा हुआ रखा है। शकराज, ठीक है, इन लोगों को केवल कहकर ही नहीं, प्यालियां भरकर भी देनी चाहिए। सब पीते हैं और नर्तकियां एक एक को सानुरोध पान कराती हैं। दूसरा सामंत, श्रीमान की आज्ञा मानने के अतिरिक्त दूसरी गति नहीं। उन्होंने समझ से काम लिया, नहीं तो हम लोगों को इस रात की कालिमा में रक्त की लाली मिलानी पड़ती। तीसरा सामंत, क्यों बकबक करते हो? चुपचाप इस बिना परिश्रम की विजय का आनंद लो। लड़ना पड़ता तो सारी हेकड़ी भूल जाती। दूसरा सामंत क्रोध से लड़खड़ाता हुआ उठता है। हमसे? तीसरा सामंत, हाँ जी, तुमसे। दूसरा सामंत, तो फिर आओ तुम ही से निपट लें। सब परस्पर लड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। शकराज खिंगल को संकेत करता है। वह उन लोगों को बाहर ले जाता है। तूर्यनाद। शकराज, रात्रि के आगमन की सूचना हो गई। दुर्ग का द्वार अब शीघ्र ही बंद होगा। अब तो हृदय अधीर हो रहा है खिंगल। खिंगल का पुनः प्रवेश। खिंगल, दुर्ग तोरण में शिविकाएं आ गई हैं। शकराज गर्व से, तब विलंब क्यों? उन्हें अभी ले आओ। खिंगल सविनय, किंतु रानी की एक प्रार्थना है। शकराज, क्या? खिंगल, वे पहले केवल श्रीमान से ही सीधे भेंट करना चाहती हैं। उनकी मर्यादा। शकराज ठठाकर हंसते हुए, क्या कहा? मर्यादा? भाग्य ने झुकने के लिए जिन्हें विवश कर दिया है, उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। ये उनकी दयनीय दशा है। खिंगल, वह श्रीमान की रानी होने के लिए आ रही हैं। शकराज हंसकर, अच्छा, तुम मध्यस्थ हो ना, तुम्हारी बात मानकर मैं उससे एकांत में ही भेंट करूंगा। आओ। खिंगल का प्रस्थान। कोमा, महाराज मुझे क्या आज्ञा है? शकराज चौंक कर, अरे तुम अभी यहीं खड़ी हो? मैं तो जैसे भूल ही गया था। हृदय चंचल हो रहा है। मेरे समीप आओ कोमा। कोमा, नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से। शकराज संभल कर, नई रानी का आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कोमा? कोमा निर्विकार भाव से, संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती हैं और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं। शकराज झुंझलाकर, तुम यूं आचार्य मिहिर देव की तरह दार्शनिकों की सी बातें कर रही हो। कोमा, वे मेरे पिता तुल्य हैं, उन्हीं की शिक्षा में मैं पली हूँ। हाँ ठीक है, जो बातें राजा को अच्छी लगे वे ही मुझे भी रुचनी ही चाहिए। शकराज अव्यवस्थित होकर, अच्छा तुम इतनी अनुभूतिमयी हो, ये मैं आज जान सका। कोमा, राजा तुम्हारी स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिस दिन मन के नीरस और नीरव शून्य में संगीत की, वसंत की और मकरंद की सृष्टि की थी, उसी दिन से मैं अनुभूतिमयी बन गई हूँ। क्या वह मेरा भ्रम था? कह दो कि वह तेरी भूल थी। उत्तेजित कोमा सिर उठाकर राजा से आंख मिलाती है। शकराज संकोच से, नहीं कोमा, वह भ्रम नहीं था, मैं सचमुच तुम्हें प्यार करता हूँ। कोमा उसी तरह, तब भी ये बात? शकराज सशंक, कौन सी बात? कोमा, वह जो आज होने जा रही है। मेरे राजा, आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न करके अपने गर्व की तृप्ति के लिए उसे यहाँ लाकर कैसा अनर्थ कर रहे हो। शकराज बात उड़ाते हुए हंसकर, पागल कोमा, वह मेरी राजनीति का प्रतिशोध है।
कोमा दृढ़ता से, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? शकराज, जो विषय समझ में न आवे उस पर विवाद न करो। कोमा खिन्न होकर, मैं क्यों ना करूं? ठहर कर, किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं, ये मैं समझ गई। वे दुखी होकर जाना चाहती है कि दूसरी ओर से मिहिरदेव का प्रवेश। शकराज संभ्रम से खड़ा होकर, धर्म पूज्य, मैं वंदना करता हूँ। मिहिरदेव, कल्याण हो। कोमा के सिर पर हाथ रखकर, बेटी, मैं तो तुमको देखने ही चला आया, तू उदास क्यों है? शकराज की ओर मूक दृष्टि से देखने लगता है। शकराज, आचार्य, रामगुप्त का दर्प दलन करने के लिए मैंने ध्रुव स्वामिनी को उपहार में भेजने की आज्ञा उसे दी थी। आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है। कोमा को इसमें आपत्ति है। मिहिरदेव गंभीरता से, ऐसे काम में तो आपत्ति होनी ही चाहिए। राजा स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या होगा? और भी, वह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। शकराज क्षोभ से, भावी पत्नी? मिहिरदेव, अरे क्या तुम इस क्षणिक सफलता में प्रमत्त हो जाओगे? क्या तुमने अपने आचार्य की प्रतिपालिका कुमारी के साथ स्नेह का संबंध स्थापित नहीं किया है? क्या इसमें भी संदेह है? राजा, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम को भी सोच लो। शकराज, मैं समझता हूँ कि आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप न करें तो अच्छा हो। मिहिरदेव, राजनीति? राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिनका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो, परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। शकराज, दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है। शकराज, बस, बहुत हो चुका। आपके महत्व की भी कोई सीमा होगी। आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो मैं ही चला जाता हूँ। प्रस्थान। मिहिरदेव, चल कोमा, हम लोगों को लताओं, वृक्षों और चट्टानों से छाया और सहानुभूति मिलेगी। इस दुर्ग से बाहर चल। कोमा गदगद कंठ से, पिताजी, खड़ी रहती है। मिहिरदेव, बेटी, हृदय को संभाल, कष्ट सहने के लिए प्रस्तुत हो जा। प्रताड़ना में बड़ा मोह होता है, उसे छोड़ने का मन नहीं करता। कोमा, छल का बहिरंग सुंदर होता है, विनीत और आकर्षक भी, पर दुखदाई, और हृदय को भेदने के लिए इस बंधन को तोड़ डाल। कोमा सकरुण, तोड़ डालूं पिताजी? मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा, वही दुलार भरी वल्लरी मेरी आंख बंद कर चलने से मेरी ही पैरों में उलझ गई है। दे दूं एक झटका, उसकी हरी हरी पत्तियां कुचल जाएं और वे छिन्न होकर धूल में लौटने लगे। ना, ऐसी कठोर आज्ञा ना दो। मिहिरदेव निश्वास लेकर आकाश की ओर देखते हुए, यहाँ तेरी भलाई होती है तो मैं चलने के लिए न कहता। हम लोग अखरोट की छाया में बैठेंगे, झरनों के किनारे, दाख के कुंजों में विश्राम करेंगे। तब नीले आकाश में मेघों के टुकड़े मानसरोवर जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे। तब तू अपनी तकली पर ऊन काटती हुई कहानी कहेगी और मैं सुनूंगा। कोमा, तो चलूं? एक बार चारों ओर देखकर, एक घड़ी के लिए मुझे। मिहिरदेव ऊब कर आकाश की ओर देखता हुआ, तू नहीं मानती? वह देख, नील लोहित रंग का धूमकेतु अविचल भाव से इस दुर्ग की ओर कैसा भयानक संकेत कर रहा है। कोमा उधर देखते हुए, तब भी एक क्षण मुझे। मिहिरदेव, पागल लड़की, अच्छा मैं फिर आऊंगा, तू सोच ले, विचार कर ले। जाता है। कोमा, जाना ही होगा, तब ये मन की उलझन क्यों? अमंगल का अभिशाप अपनी क्रूर हंसी से इस दुर्ग को कपा देगा और सुख के स्वप्न विलीन हो जाएंगे। मेरे यहाँ रहने से उन्हें अपने भावों को छिपाने के लिए बनावटी व्यवहार करना होगा। पग पग पर अपमानित होकर मेरा हृदय उसे सह न सकेगा। तो चलूं, यही ठीक है। पिताजी ठहरिए, मैं आती हूँ। शकराज प्रवेश करके, कोमा, कोमा जाती हूँ राजा। शकराज, कहाँ? आचार्य के पास?
मालूम होता है वे बहुत ही दुखी होकर चले गए। कोमा, धूमकेतु को दिखाकर उन्होंने मुझसे कहा है, तुम्हारे दुर्ग में रहने से अमंगल होगा। शकराज भयभीत होकर उसे देखता हुआ, ओह, भयावनी पूंछ वाला धूमकेतु, आकाश का उच्छृंखल पर्यटक, नक्षत्र लोक का अभिशाप। कोमा, आचार्य को बुलाओ, वे जो आदेश देंगे वही मैं करूंगा। इस अमंगल की शांति होनी चाहिए। कोमा, वे बहुत चिढ़ गए हैं, अब उनको प्रसन्न करना सहज नहीं है। वे मुझे अपने साथ लेवा जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। शकराज, कोमा, तुम कहाँ जाओगी? कोमा, पिताजी के साथ। शकराज, और मेरा प्यार, मेरा स्नेह सब भुला दोगी? इस अमंगल की शांति के लिए आचार्य को ना समझाओगी? कोमा खिन्न होकर, प्रेम का नाम ना लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी। इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं। अपने तेज की अग्नि में जो सब कुछ भस्म कर सकता हो, उस दृढ़ता का आकाश के नक्षत्र कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। तुम आशंका मात्र से दुर्बल, कंपित और भयभीत हो। शकराज धूमकेतु को बार बार देखता हुआ, भयानक, कोमा मुझे बचाओ। कोमा, जाती हूँ महाराज, पिताजी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। जाती है। शकराज अपने सिंहासन पर हताश होकर बैठ जाता है। प्रहरी प्रवेश करके, महाराज, ध्रुव स्वामी ने पूछा है कि एकांत हो तो आऊं? शकराज, हाँ, कह दो कि यहाँ एकांत है, और देखो यहाँ दूसरा कोई ना आने पावे। प्रहरी जाता है। शकराज चंचल होकर टहलने लगता है। धूमकेतु की ओर दृष्टि जाती है तो भयभीत होकर बैठ जाता है। शकराज, तो इसका कोई उपाय नहीं? जाने क्यों मेरा हृदय घबरा रहा है। कोमा को समझा बुझाकर ले आना चाहिए सोचकर, किंतु इधर ध्रुव स्वामिनी जो आ रही है, तो भी देखूं यदि कोमा प्रसन्न हो जाए। जाता है। स्त्री वेश में चंद्रगुप्त आगे और पीछे ध्रुव स्वामिनी स्वर्ण खचित उत्तरीय में सब अंग छिपाए हुए आती है। केवल खुले हुए मुंह पर प्रसन्न चेष्टा दिखाई देती है। चंद्रगुप्त, तुम आज कितनी प्रसन्न हो। ध्रुव स्वामिनी, और तुम क्या नहीं? चंद्रगुप्त, मेरे जीवन निशीश का ध्रुव नक्षत्र इस घोर अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है। आज महोत्सव है ना? ध्रुव स्वामिनी, लौट जाओ, इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सव की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त, देवी, ये तुम्हारा क्षणिक मोह है, मेरी परीक्षा ना लो। मेरे शरीर ने चाहे जो रूप धारण किया हो, किंतु हृदय निश्चल। ध्रुव स्वामिनी, अपनी कामना की वस्तु न पाकर ये आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं? चंद्रगुप्त, तीखे वचनों से मरमाहत करके भी आज कोई मुझे इस मृत्यु पक्ष से विमुख नहीं कर सकता। मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे सुख है। ध्रुव स्वामिनी संकेत करती है। शकराज का प्रवेश। दोनों चुप हो जाते हैं। वह दोनों को चकित होकर देखता है। शकराज, मैं किसको रानी समझूं? रूप का ऐसा तीव्र आलोक नहीं, मैंने कभी नहीं देखा था। इसमें कौन ध्रुव स्वामिनी है? ध्रुव स्वामिनी, ये मैं आ गई हूँ। चंद्रगुप्त हंसकर, शकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती हो। ध्रुव स्वामिनी कौन है, यह एक अंधा भी बता सकता है। ध्रुव स्वामिनी आश्चर्य से, चंद्रे, तुमको क्या हो गया है? यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई, या मुझे शकराज से बचा लेने के लिए तुम्हारी स्वामी भक्ति है? शकराज चकित होकर दोनों की ओर देखता है। चंद्रगुप्त, कौन जाने तुम ही ऐसा कर रही हो। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रे, तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट ना करो। यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्त कुल के अंतापुर में रहने पाऊंगी? चंद्रगुप्त, चंद्रे कहकर मुझको पुकारने से क्या तात्पर्य है? ये अच्छा झगड़ा तुमने फैलाया, इसीलिए मैंने एकांत में मिलने की प्रार्थना की थी। ध्रुव स्वामिनी, तो क्या मैं यहाँ भी चली जाऊंगी? शकराज, ठहरो, दोनों को ध्यान से देखता हुआ, क्या चिंता यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं? ध्रुव स्वामिनी, हैं? चंद्रगुप्त, हैं? शकराज, क्यों, इसमें क्या बुरी बात है? चंद्रगुप्त, जी नहीं, ये नहीं हो सकता। ध्रुव स्वामिनी कौन है, पहले इसका निर्णय होना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से,
चंद्रे, मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु सी अपनी गति बंद करो। शकराज धूमकेतु की ओर देखकर भयभीत सा, ओह भयानक, व्यग्र भाव से टहलने लगता है। चंद्रगुप्त शकराज की पीठ पर हाथ रखकर, सुनिए। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रे, चंद्रगुप्त, इस धमकी से तो कोई लाभ नहीं। ध्रुव स्वामिनी, तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा। चंद्रगुप्त, तो डरता कौन है? दोनों ही शीघ्र कटार निकाल लेते हैं। शकराज घबराकर, हैं ये क्या? तुम लोग क्या कर रहे हो? ठहरो, आचार्य ने ठीक कहा है, आज शुभ मुहूर्त नहीं, मैं कल विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निश्चय कर लूंगा। आज तुम लोग विश्राम करो। ध्रुव स्वामिनी, नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होना चाहिए। शकराज बीच में खड़ा होकर, मैं कहता हूं ना। चंद्रगुप्त, वाह रे कहने वाले। ध्रुव स्वामिनी मानो चंद्रगुप्त के आक्रमण से भयभीत होकर पीछे हटती है और तूर्यनाद करती है। शकराज आश्चर्य से उसे सुनता हुआ सहसा घूमकर चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है। ध्रुव स्वामिनी झटके से चंद्रगुप्त का उत्तरीय खींच लेती है और चंद्रगुप्त हाथ छुड़ाकर शकराज को घेर लेता है। शकराज चकित सा, ये तुम कौन प्रबंधक? चंद्रगुप्त, मैं हूं चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल। मैं अकेला आया हूं तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने। सावधान। शकराज भी कटार निकालकर युद्ध के लिए अग्रसर होता है। युद्ध और शकराज की मृत्यु। बाहर दुर्ग में कोलाहल। ध्रुव स्वामिनी की जय का हल्ला मचाते हुए रक्त कलेवर सामंत कुमारों का प्रवेश। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त को घेरकर संवेद स्वर से ध्रुव स्वामिनी की जय हो। पटाक्षेप।